Chapters 345 Charging Crash Goo, 346 First Entry into King Quan Inheritance, 347 Chrysanthemum Akita Dog, 348 Chrysanthemum Akita Dog Chapter Start, Chapter 345 Charging Crash Goo। उस वक्त जब फैंग युआन ने अपने मूवमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल चार्ज और वर्टिकल क्रैश गू चुने उसने तभी सोच लिया था कि रैंक 4 पर पहुंचने के बाद क्या होगा। हॉरिजॉन्टल चार्ज गू और वर्टिकल क्रैश गू दोनों हाई चार्जिंग क्रैश गू को रिफाइन करने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें थी। इन दोनों रैंक 3 गू को मेन मटेरियल के तौर पर उस करके गू मास्टर के प्राइमेवल एसेंस और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स के साथ चार्जिंग क्रैश गू रिफाइन किया जा सकता था। चार्जिंग क्रैश गू को रिफाइन करने का प्रोसेस ज्यादा मुश्किल नहीं था। फैंग युआन ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वैसे भी इस रेसिपी का सक्सेस रेट काफी हाई था। 2 दिन बाद फैंग युआन रिफाइन करने में कामयाब हुआ और उससे एक बिल्कुल नया गू मिला, चार्जिंग क्रैश गू। हॉरिजॉन्टल चार्ज गू और वर्टिकल क्रैश गू दोनों मिलकर सिर्फ 100 कदम तक ही चार्ज कर सकते थे, लेकिन इन दोनों गू से बने चार्जिंग क्रैश गू ने इस चार्जिंग डिस्टेंस को 200 कदम तक बढ़ा दिया था। साथ ही इससे बार बार उस करने के बीच का डिले भी आधा हो गया था। हाँ, प्राइमेवल एसेंस का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन फैंग युआन के लिए ये मामूली सी कमी कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसके पास 9 आइज लिकर वर्म और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस थे। ए फ्लैट मेरे पास टोटल CHEH रैंक 4 गू हैं, बिटर स्ट्रेंथ गू, चार्जिंग क्रैश गू, येन यांग रोटेशन गू का यांग गू, 9 आइज लिकर वर्म, एक्सपेंड स्ट्रेंथ गू और ब्लड स्कल गू, ऑल आउट एफर्ट गू, स्ट्रेंथ शी गू, गोल्डन शील्ड गू और बाकी सब रैंक 3 के हैं। ए फ्लैट ये धीरे धीरे मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। फैंग युआन के पास ज्यादातर गू रैंक 3 के हाई थे, लेकिन अब वो रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर था और उसके पास मिडिल स्टेज का ब्राइट गोल्डन प्राइमेवल एसेंस था, इसलिए ये गू वॉर्म्स अब उसके लिए धीरे धीरे बेकार होते जा रहे थे। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं था कि गू का रैंक जितना हाई हो वो उतना ही बेहतर होता है। जैसे कि बोन फ्लैश यूनिटी गू, ये सिर्फ एक रैंक 3 गू था, लेकिन कई गू मास्टर्स इससे इस रैंक पर भी उस कर सकते थे। इसी वजह से इसकी वैल्यू अलग ही थी। लेकिन कुल मिलाकर गू वॉर्म्स और गू मास्टर्स के रैंक का आपस में मेल खाना जरूरी था, और अगर दोनों सेम रैंक के हो तो सबसे बेस्ट रहता था, क्योंकि उन्हें उस करना ज्यादा आसान हो जाता था। फैंग युआन ने थोड़ा हिसाब लगाया, उसके पास अपग्रेड करने के लिए काफी गू वॉर्म्स थे। सबसे पहले था ऑल आउट एफर्ट गू। उसके पास जो ऑल आउट एफर्ट गू था वो सिर्फ रैंक 3 का था। इससे सिर्फ रैंक 3 के बीस्ट फैंटम्स हाई एक्टिवेट किए जा सकते थे। इसका रैंक बढ़ाने के लिए उससे 3 किंग्स इनहेरिटेंस से अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू हासिल करना पड़ता, इसलिए फिलहाल इस प्लान को साइड में रखना पड़ा। स्ट्रेंथ शी गू भी रैंक 3 का था, लेकिन फैंग युआन के पास उसकी रेसिपी नहीं थी, इसलिए वो उससे एडवांस नहीं कर सकता था। फैंग युआन का प्लान रैंक 3 के गोल्डन शील्ड गू को रैंक 4 के गोल्डन बेल शील्ड गू में एडवांस करने का था। स्टोरेज टाइप का रैंक 3 टूजीटा फ्लावर रैंक 4 के तुसीता लैंटन गू में अपग्रेड हो सकता था। सेल्फ रिलायंस गू भी एक रैंक 3 गू था, लेकिन वो पहले से ही अपने पीक स्टेज पर था और उसके एडवांसमेंट के लिए कोई रेसिपी नहीं थी। पर भले ही वो रैंक 3 गू था, जब तक फैंग युआन अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता रहता, उसके हीलिंग इफेक्ट्स किसी रैंक 4 हीलिंग गू को टक्कर दे सकते थे। सेल्फ रिलायंस गू जैसा ही हाल बोन फ्लैश यूनिटी गू का था। ब्रेथ कंसीलमेंट गू, जिससे कल्टिवेशन छिपाने के लिए उस किया जाता था, वो भी रैंक 3 का था। भले ही उससे एडवांस किया जा सकता था, फैंग युआन ने उससे साइड में रखने का फैसला किया। फिलहाल उससे अपना ऑरा छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, और हेवन एसेंस ट्रेजर लोट्स भी रैंक 3 का हाई था। फैंग युआन के पास रैंक 4 हेवन एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोटस की फ्यूजन रेसिपी पहले से ही थी, लेकिन उससे रिफाइन करने के लिए उससे ढेर सारे स्पिरिट स्प्रिंग्स हासिल करने थे। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और फिलहाल के लिए इससे भी साइड में ही रखना पड़ा। ऐसे हिसाब लगाकर फैंग युआन को ऑल आउट एफर्ट गू, गोल्डन शील्ड गू, टूजीटा फ्लावर और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, इन 4 गू को एडवांस करना था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। फैंग युआन ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आयरन बोन गू, स्टील टेंडन गू और कॉपर स्किन गू का इस्तेमाल किया था। ये सब गू रैंक 3 के थे। रैंक 4 के गू मास्टर्स के बीच की लड़ाइयों में इनका दिया हुआ डिफेंस बहुत कम था। इसके अलावा फैंग युआन की बॉडी में जो 8 फैंटम्स दी, उनमें से कोई भी रैंक 4 स्ट्रेंथ गू से नहीं बना था, इसलिए फैंग युआन को इन फैंटम्स को भी बदलना था। मेरे पास जो 8 फैंटम्स हैं वो मामूली जानवरों से बने हैं। इन्हें बियाओ स्ट्रेंथ फैंटम, मैस्टफ स्ट्रेंथ फैंटम जैसों से बदलने के बाद हाई मेन रैंक 4 रेल्म में अपनी सबसे तगड़ी फाइटिंग स्ट्रेंथ दिखा पाऊंगा।
फैंग युआन को जू सनसी के बियाओ स्ट्रेंथ गू में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन उसने जू सनसी का कीमा बना दिया था और उसकी बॉडी पर लगे गू वॉर्म्स भी तबाह हो गए थे। फैंग युआन के तरीके हद से ज्यादा ब्रूटल थे। वो अक्सर अपने दुश्मनों को कुचलकर उनका कीमा बना देता था। भले ही ये स्ट्रेंथ पाथ के गू मास्टर्स की एक आम पहचान थी, लेकिन ये तरीका इतना वायलेंट था कि लड़ाई खत्म होने के बाद शायद ही कोई गू वर्म बच पाता था। फैंग युआन ने लगातार 3 रैंक 4 डिमोनिक गू मास्टर्स को हराया था, लेकिन उससे सिर्फ एक एक्सपेंड स्ट्रेंथ गू हाई मिला था, और ये एक्सपेंड स्ट्रेंथ गू भी फीली ने अपनी मर्जी से हार मानकर उससे दिया था। गू मास्टर्स के गू वॉर्म्स हासिल करने के तरीके आमतौर पर ट्रेडिंग, पालना, पकड़ना, फ्यूज करना या रिवर्स रिफाइनिंग थे। गू मास्टर्स को जीत के माल के तौर पर गू वॉर्म्स बहुत कम ही मिलते थे। एक तरफ इसकी वजह यह थी कि गू मास्टर्स काफी छुपे रुस्तम और खतरनाक तरीके इस्तेमाल करते थे। अगर लड़ाई शुरू हो गई तो दोनों तरफ अपनी पूरी ताकत से हमला करते थे और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। ऐसे में गू वॉर्म्स भी बर्बाद और तबाह हो जाते थे। दूसरी तरफ गू मास्टर्स के लिए अपने गू वॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करना बेहद आसान था। उनके सिर्फ एक ख्याल की देर थी और उनके गू वॉर्म्स खुद ब खुद तबाह हो जाते थे। इन सब को एडवांस करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली और गुफा से बाहर निकल आया। बाई निंगबिंग गुफा के मुहाने पर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और छोटी की तरफ देख रही थी। फैंग युआन ने उसकी नज़र का पीछा किया और ऊपर देखा। उसने देखा कि संचा माउंटेन की 3 सबसे ऊंची चोटियों से रोशनी के बड़े बड़े पिलर्स उठ रहे थे, जो बादलों को चीरते हुए आसमान की तरफ जा रहे थे। उनका विशाल ऑरा ऐसा लग रहा था मानो वो आसमान और जमीन को सहारा दे रहे हों। 3 किंग्स इनहेरिटेंस खुल चुकी थी। इस इनहेरिटेंस के साथ मेरा स्ट्रेंथ पाथ गू का सेट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फैंग युआन की ईंट में आग जल रही थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। भले ही उसकी बैटल प्राउस लाजवाब थी, अभी भी स्टेज पर आने की उसकी बारी नहीं थी। वुश 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 4 लोग अलग अलग दिशाओं से पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम बाहर निकले। वो हवा में रुके और एक दूसरे का सामना करने लगे। रैंक 4 पीक स्टेज का ऑरा बिना किसी झिझक के फैलाया जा रहा था। पूरब की दिशा से था पॉइजन पाथ गू मास्टर लॉन्ग किंग टियन। उसके लंबे काले बाल, हल्की हरी स्किन और उसकी हरी ईनी ऐसी चमक रही थी जैसे उनके अंदर ठंडी आग जल रही हो। पश्चिम की दिशा से था राइचस पाथ के वू क्लैन का एल्डर वू शेनटोंग। उसका नाम बड़ा हाई पावरफुल और दबंग था, लेकिन उसका जिस्म एक बीमार स्कॉलर की तरह पतला था। उसका रंग पीला पड़ा हुआ था और वो वक्त बेवक्त ऐसे खांस रहा था जैसे वो पहाड़ की हवा बर्दाश्त न कर पा रहा हो। दक्षिण की दिशा से था डिमोनिक पाथ का एक्सपर्ट कॉन्ग री टियन। उसने फूलों के पैटर्न वाला गाउन पहना हुआ था। हवा में खड़े खड़े उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसके चारों तरफ गुलाबी तितलियां उड़ रही थी। और उत्तर की दिशा से था यी क्लैन का एल्डर यी चोंग। उसका पूरा जिस्म नीले फिश स्केल से ढाका हुआ था, जिससे एक पतला सा कवच बना हुआ था। उसकी नाक लंबी और बाहर निकली हुई थी। उसकी एड़ी एक आम इंसान से दुगनी बड़ी थी और उसके सिर पर आग जैसे बिखरे हुए बाल थे। उसके पूरे जिस्म की मसल्स आपस में उलझकर गांठ सी बन गई थी। उसका कद छोटा था, लेकिन उसका शरीर बेहद रोबदार था। उसकी पीठ से एक बड़ा सा तिकोना फिन निकला हुआ था, बिल्कुल शार्क की पीठ पर लगे काले फिन की तरह। ये चारों इस वक्त सांचा माउंटेन के सबसे ताकतवर गू मास्टर्स थे। रैंक 4 पीक स्टेज की कल्टिवेशन रैंक 5 से सिर्फ एक कदम दूर थी। अगर वो रैंक 5 पर पहुंच जाते तो वो इस फानी दुनिया के बादशाह बन जाते और एक पूरे इलाके पर राज करते। उनकी ताकत और ऑरा हर तरफ फैल जाता। ये चारों संचा माउंटेन पर महीनों से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आपस में कई बार लड़ाई भी की थी, लेकिन कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, जिससे एक अजीब सी अराजकता की स्थिति बन गई थी। राइचस पाथ के वू शेन टोंग और यी चोंग दिखने में तो साथी द, पर अंदर से उनके मन एक नहीं थे। वहीं कॉन्ग री टियन और लॉन्ग किंग टियन भी मौका देखकर कभी कभी साथ मिल जाते दी अगर सिचुएशन खराब होती दिखती। ये चारों सबसे ऊपर वाली गुफाओं पर कब्जा किए हुए थे और संचा माउंटेन पर इनहेरिटेंस के दरवाजों के सबसे करीब थे। इन चारों के आने से पहाड़ पर मौजूद सभी गू मास्टर्स की निगाहें अन पर टिक गई। इनहेरिटेंस उनकी एम के सामने थी। चाहे कोई भी हो, सभी हमला करने की अपनी इच्छा को दबाए हुए थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद कॉन्ग री टियन ने किंग बाओ की इनहेरिटेंस को चुना, लॉन्ग किंग टियन ने किंग शिन की इनहेरिटेंस को चुना और वू शेन टोंग ने किंग क्वान की इनहेरिटेंस को चुना। तीनों इनहेरिटेंसेस एक दूसरे से अलग थी, लेकिन यहां रैंक 4 पीक स्टेज के 4 गू मास्टर्स थे। जो गू मास्टर बचा था, यी चोंग, उसने थोड़ी देर सोचा और आखिर में किंग बाओ की इनहेरिटेंस को हाई चुन लिया।
अब इस हिसाब से किंग बाओ की इनहेरिटेंस में कोंग री टियन और यी चोंग दो एक्सपर्ट्स हैं। लॉन्ग किंग टियन ने इस बार किंग शिन की इनहेरिटेंस चुनी है। पिछली बार हम उसके जाल में फंस गए थे, इस बार उससे बचना होगा। वू शन टोंग एक एंस्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर है। सुनने में आया है कि वो किंग क्वान्स इनहेरिटेंस के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका है। इस इनहेरिटेंस में वो पानी में मछली की तरह है और अपनी जबरदस्त ताकत दिखा सकता है। अगर हमने किंग क्वान की इनहेरिटेंस चुनी तो शायद हमें बस उसकी बची कुची चीजें ही मिलेंगी। जब भीड़ आपस में बातें कर रही थी तब गू मास्टर्स का एक ग्रुप छोटी की तरफ बढ़ा। ये सब रैंक 4 अपर स्टेज के गू मास्टर्स थे। कुछ अजीब दिखने वाले कुछ शैतानी, कुछ का चेहरा बड़ा शांत था और कुछ जंगल की तरह उदास। उनके बीच एक लड़का काले कपड़ों में था। इनहेरिटेंस में घुसने से पहले उसने नीचे देखा और फैंग युआन को गहरी नजर से घूरा। HMPH सेंचुरी बॉय। फैंग युआन ने अपनी उंगली सिकोड़ी और उससे एक खतरनाक ऑरा निकला। सेंचुरी बॉय भी एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर था और जू सनसी का गॉडफादर था, उसका सरपरस्त। फैंग युआन ने जू सनसी को मार दिया था और सेंचुरी बॉय से दुश्मनी मोल ले ली थी। लेकिन यूई के सामने थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के होते हुए सेंचुरी बॉय के पास अभी फैंग युआन से हिसाब बराबर करने का ना तो मन था और ना हाई दिमाग। पर जैसे हाई इनहेरिटेंस बैंड होगी वो जरूर फैंग युआन के पीछे आएगा। फैंग युआन को इस बात से जरा भी डर नहीं था, बल्कि वो तो चुपके से इसका इंतजार कर रहा था। अपनी अभी की ताकत से वो रैंक 4 इनिशियल स्टेज के गू मास्टर्स के बीच लगभग अनबीटेबल था और आम मिडिल स्टेज गू मास्टर्स पर भी भारी पड़ सकता था। हाँ, रैंक 4 अपर स्टेज के सामने उसकी टक्कर बराबरी की होती। उसके ऊपर रैंक 4 पीक स्टेज एक मुश्किल दुश्मन होता। लेकिन अगर कोंग री टियन जैसे रैंक 4 गू मास्टर्स फैंग युआन को मारना चाहते तो उन्हें भी भयानक कीमत चुकानी पड़ती। जैसे जैसे गू मास्टर की कल्टिवेशन आगे बढ़ती है हर छोटे रेल्म का फर्क बड़ा होता जाता है और इन रैंक्स को पार करके लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। रेल्म पार करके लड़ने की तो बात ही छोड़ दो। फैंग युआन के पास लड़ाई का भरपूर अनुभव था और एक बेहतरीन स्ट्रेंथ पाथ गू वॉर्म्स का सेट भी, लेकिन वो भी सिर्फ एक रेल्म पार करके मिडिल स्टेज गू मास्टर्स को मारने में सक्षम था। ऑफ कोर्स अगर मैं अपने गू वॉर्म्स को रैंक 4 से बदल दूं तो मेरे पास अपर स्टेज गू मास्टर्स को हराने की भी ताकत आ जाएगी और रैंक 4 पीक स्टेज के सामने भी बराबरी की टक्कर दे पाऊंगा। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस में ना रहा हूं। एक ही पाल में फैंग युआन ने चार्जिंग क्रैश गू एक्टिवेट किया और छोटी की तरफ बढ़ गया। रैंक 4 अपर स्टेज के सारे गू मास्टर्स इनहेरिटेंसेस में घुस चुके थे। तीनों इनहेरिटेंसेस के लाइट पिलर्स ऐप काफी धीमे हो चुके थे। रैंक 4 मिडिल स्टेज गू मास्टर्स का एक ग्रुप अभी संचा माउंटेन पर चढ़ ही रहा था जब उन्होंने अचानक फैंग युआन और बाइनिंग बिंग को अपनी तरफ आते देखा। सबके चेहरे का रंग उड़ गया और एक अंकेय समझौते के तहत सब रास्ते से हट गए। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग एक साथ किंग क्वान की इनहेरिटेंस में दाखिल हुए। चैप्टर 346 किंग क्वान इनहेरिटेंस में पहला कदम। जैसे ही उसका जिस्म लाइट पिलर के अंदर गया फैंग युआन को एक जबरदस्त वेटलेसनेस महसूस हुई। जब उसकी नजरें साफ हुई तो उसने खुद को एक वीरान जगह पर खड़ा पाया। उसके चारों तरफ बस भूरा सफेद आसमान दिख रहा था। जमीन पर भौर सफेद पत्थर छोटे छोटे टीलों में बदल गए थे जैसे कब्रें हों। भूरी जमीन उपजाऊ नहीं थी, वो सख्त और सूखी थी। दरारों के बीच कहीं कहीं पीली घास उगी हुई थी। आसमान सफेद था, जमीन भूरी थी और घास पीली। दुनिया में बस 3 हाई रैंक थे, इसके अलावा कोई और रंग नहीं था। उस सिर्फ खामोशी सुनाई दे रही थी, या शायद मौत जैसी खामोशी। ना हवा थी, ना हिलते हुए पत्ते, ना परिंदों और जानवरों की चीखें। यहां खड़ा कोई भी इंसान महसूस करेगा कि इस पूरी दुनिया में वो अकेला ही बचा है, एक अकेला जिंदा इंसान। इस सुनसान जमीन पर होने से अकेलापन, तन्हाई, खोया हुआ महसूस करना और डर उनके दिलों में पनपने लगता। बेशक वो बाइनिंग बिंग के साथ इनहेरिटेंस में गया था, लेकिन इस वक्त फैंग युआन अकेला था। पर फैंग युआन एकदम शांत था। तो यह है किंग क्वान इनहेरिटेंस। उसने चारों तरफ देखा, धीरे से बड़बड़ाते हुए। एक आम रैंक 5 गू मास्टर की इनहेरिटेंस के मुकाबले थ्री किंग्स इनहेरिटेंस में बहुत बड़ा फर्क था। एक आम रैंक 5 इनहेरिटेंस, चाहे वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट, सदर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न सी या वेस्टर्न डेजर्ट में हो, वो सब मेन वर्ल्ड में ही होती थी। लेकिन थ्री किंग्स इनहेरिटेंस एक गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर बनाई गई थी। बहुत पहले तीनों किंग्स फंस गए थे और गलती से एक पुराने गू इमॉर्टल की इनहेरिटेंस खोज निकली थी, जिससे उनकी कहानी शुरू हुई। तीनों किंग्स अपने अपने फील्ड में जीनियस द रैंक 6 में एडवांस ना कर पाने के बाद
उन्होंने मरने से पहले इस ब्लेस्ड लैंड में अपनी इनहेरिटेंसेस बना दी। इसलिए फैंग युआन अब मेन वर्ल्ड में नहीं था। गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड, एक छोटी दुनिया जो मेन वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी। हर दुनिया के अपने अलग नियम और कानून होते हैं। किसी दुनिया में दाखिल होने का मतलब था उसके नियमों का पालन करना। भले ही बाइनिंग बिंग मेरे साथ इनहेरिटेंस में आई, उससे जरूर इस छोटी दुनिया में किसी दूसरी जगह भेजे दिया गया होगा। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो इनहेरिटेंस में आगे बढ़ती रहेगी, हम रास्ते में जरूर मिलेंगे। फैंग युआन जानता था कि यह इस छोटी दुनिया के स्पेस का अनोखा कानून था। साथ ही समय के बहाव में भी फर्क था। यहां समय का बहाव बाहर की दुनिया से 3 गुना तेज है। फैंग युआन के अपर्चर में सोया हुआ स्प्रिंग ऑटम सकाडा जाग चुका था और इस दुनिया के अंदर 3 गुना तेजी से रिकवर कर रहा था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा समय की नदी के पानी से अपनी भूख मिटाता था। इस छोटी दुनिया में समय की नदी का बहाव बाहर की दुनिया से 3 गुना तेज था, इसलिए इसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा की रिकवरी में बहुत मदद की। लेकिन यह फैंग युआन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। अपनी परफेक्ट कंडीशन में स्प्रिंग ऑटम सकाडा जो प्रेशर डालता था, वो एक रैंक 4 एपर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किंग क्वैन इनहेरिटेंस भले हाई फैंग युआन के लिए आगे बढ़ने का एक मौका था, लेकिन ये उसकी मौत को और तेज करने वाली एक मौत की जमीन भी थी। यहां एक दिन रहने का मतलब बाहर 3 दिन। मुझे जल्दी करनी होगी और अपना टाइम बचाना होगा। फैंग युआन को एक जबरदस्त अर्जेंसी महसूस हुई। शुक्र है, उसकी यादों की वजह से एक रैंक 5 गू मास्टर की ये किंग क्वैन इनहेरिटेंस उसके लिए अनजान नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यहां कहीं आसपास एक कुत्ते जैसा जंगली जानवर होना चाहिए। फैंग युआन इधर उधर घूमने लगा, अपने दिमाग में जो था उससे हर जगह ढूंढते हुए। वुफ वुफ वुफ। अचानक उससे दूर से एक आवाज सुनाई दी। एक कमजोर सा जंगली कुत्ता कमजोर हरी रोशनी से चमकती ईंट से फैंग युआन की तरफ दौड़ा। ये जंगली कुत्ता हड्डियों का ढांचा था, उसके दांत पीले थे और उसकी ऊंचाई सिर्फ फैंग युआन के घुटनों तक थी। वो बेहद खतरनाक लग रहा था, साफ था कि भूखा है। फैंग युआन के इंसानी मांस की महक सूंघने के बाद वो बिना किसी झिझक के यूएस पर झपटा। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए। ये जंगली कुत्ता बहुत मामूली था, पहले हाई स्टेज में इससे मिलना उसकी बदकिस्मती थी। वो शांति से अपनी जगह खड़ा रहा, कुत्ते को अपनी तरफ आने दिया। इस माहौल में फैंग युआन अपने दूसरे गू वॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वो सिर्फ रैंक 1 डॉग इंस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल कर सकता था। ये इस छोटी दुनिया के कानूनों की पाबंदी थी। किंग क्वान ने गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को मॉडिफाई किया था, जिससे एक गू मास्टर अपनी इनहेरिटेंस में एक रैंक 1 डॉग इंस्लेवमेंट गू ला सकता था, और साथ ही दूसरे गू वॉर्म्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। ऑफ कोर्स, स्प्रिंग ऑटम सकाडा के अलावा। स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक रैंक 6 गू था। जब एक गू वर्म रैंक 6 पर पहुंच जाता है, चाहे वो मेन वर्ल्ड हो या स्मॉल वर्ल्ड, उसका सिर्फ एक ही वजूद होता है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा कोई मामूली जीव नहीं था, वो एक इमॉर्टल गू था। ब्लेसड लैंड में भी इससे आज़ादी से इस्तेमाल किया जा सकता था। सिर्फ किंग क्वान इनहेरिटेंस हाई नहीं, किंग शिन इनहेरिटेंस और किंग बाओ इनहेरिटेंस भी ऐसी ही हैं। जब गू मास्टर शुरू में इनहेरिटेंस में घुसता है, तो वो सिर्फ रैंक 1 डॉग इंस्लेवमेंट गू, पेपर क्रेन गू और एक्सप्लोडिंग एग गू हाई इस्तेमाल कर सकता है। जंगली कुत्ते को अपनी तरफ आते देख फैंग युआन ने अपने अपर्चर में डॉग इंस्लेवमेंट गू एक्टिवेट किया। यह डॉग इंस्लेवमेंट गू एक जड़े पत्थर जैसा दिखता था, सिर्फ अंगूठे के साइज का। जड़े पत्थर का बाहरी हिस्सा कुत्ते के सिर जैसा था। फैंग युआन ने इस डॉग इंस्लेवमेंट गू को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एक बून लाइट गोल्डन प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल किया। डॉग इंस्लेवमेंट गू एक जड़े रोशनी में बदल गया, फटकर सॉलिड से खोखला हो गया और अगले ही पाल में पलक झपकते ही जंगली कुत्ते में घुस गया। जंगली कुत्ता चिल्लाया, जैसे उससे गहरी चोट लगी हो, और जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि वो दौड़ रहा था, वो जमीन पर फिसलता हुआ फैंग युआन के पैरों तक आ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद कुत्ता उठा, लेकिन इस बार उसने फैंग युआन पर अपने दांत नहीं दिखाए, बल्कि जमीन पर लेट गया, अपनी जीभ बाहर निकालकर पूंछ हिलाने लगा। उठ जा, फैंग युआन ने मन में सोचा। जंगली कुत्ते ने हुक्म माना और उठ गया। उसके जिस्म पर मुलायम बाल काले थे, लेकिन उस पर कोई चोट नहीं थी। डॉग इंस्लेवमेंट गू सीधे उसकी आत्मा में घुस गया था। इसने कुत्ते के जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसके चारों पैर जमीन पर और सिर सिर्फ फैंग युआन के घुटने के पास था। फैंग युआन ने गौर से देखा और सिर हिलाया। ये एक मामूली जंगली कुत्ता था, इसकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत कम थी, लेकिन ऐसी ही होने की वजह से वो इस पर इतनी आसानी से डॉग इंस्लेवमेंट गू इस्तेमाल कर पाया।
खैर, जो भी हो, दूसरे राउंड को पार करने के लिए मुझे इस पर हाई डिपेंड रहना पड़ेगा। फैंग युआन अपने मन में सोच ही रहा था कि अचानक आसमान और जमीन की एक ताकत ने उसके जिस्म को जकड़ लिया। फौरन ही फैंग युआन 1 इंच भी हिल नहीं पाया। उसके सामने एक रोशनी चमकी और एक दूसरा डॉग एनस्लेवमेंट गू उसके सामने आ गया। फैंग युआन जानता था कि ये इनहेरिटेंस से मिला इनाम है और साथ ही दूसरे राउंड की चाबी भी, इसलिए उसने जल्दी से उससे रिफाइन कर लिया। यह डॉग एनस्लेवमेंट गू भी रैंक 1 का था, इससे रिफाइन करना आसान था। जब फैंग युआन ने इस गू को रिफाइन किया और अपने अपर्चर में रख लिया, तो एक स्वूश के साथ वो इस जगह से गायब हो गया। हेवनली पावर ने उसे दूसरी जगह भेजे दिया। ये अभी भी वही वीरान जगह थी, सफेद आसमान, भूरी जमीन और पीली घास के साथ। फैंग युआन एक छोटे टीले पर खड़ा था और 3 जंगली कुत्ते उससे घेरे हुए थे। वो सब लकड़ी की तरह पतले दो अपना सिर नीचे करके खाना ढूंढ रहे थे। तीसरा थोड़ा बूढ़ा था, जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। फैंग युआन के अचानक आने से तीनों कुत्ते पागल हो गए। वो ऐसे दौड़ने लगे जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो, तीनों दिशाओं से फैंग युआन की तरफ। फैंग युआन ने पहले जंगली कुत्ते को कंट्रोल किया और उसकी दरिंदगी को एक्टिवेट किया। फैंग युआन के हुक्म पर उसने एक जंगली कुत्ते पर अपने पंजे चला दिए, लेकिन वो सिर्फ एक जंगली कुत्ते को रोक सका। जल्द ही दूसरा फैंग युआन के करीब आ गया। फैंग युआन ने पहले वाला सीन दोहराया, दूसरे डॉग एनस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल करके उसे भी काबू में कर लिया। तीसरा जंगली कुत्ता झपटा और फैंग युआन ने अपना ध्यान 2 हिस्सों में बांट दिया, दोनों काबू किए गए कुत्तों को हमला करने का हुक्म दिया। अगर ये कोई आम गू मास्टर होता और डॉग एनस्लेवमेंट गू से वाकिफ ना होता, तो एक ही वक्त में 2 लड़ाइयों को संभालना उन्हें चक्कर में डाल देता। लेकिन फैंग युआन बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, बल्कि वो अभी तक अपना पूरा जोर भी नहीं लगा रहा था। अपने 500 साल के अनुभव के साथ फैंग युआन ने अनेकों जानवरों के झुंडों को लड़ाई में कमांड किया था, खासकर ब्लड सी इनहेरिटेंस के ब्लेड विंग ब्लड बैट्स। इस जिंदगी में सैनचा माउंटेन की इनहेरिटेंस के लिए उसने शांगक्लैन सिटी में कई महीनों तक ट्रेनिंग की थी, कुत्ते के झुंडों को कंट्रोल करने में महारत हासिल की थी। लड़ाई फैंग युआन की उम्मीद के मुताबिक आराम से आगे बढ़ी, लेकिन फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए। पहले जंगली कुत्ते की हालत बहुत खराब है। ऐसे लड़ते हुए अगर मैं जीत भी गया तो मेरे पास सिर्फ एक ही जंगली कुत्ता बचेगा। ये सोचते हुए उसने जानबूझकर दोनों कुत्तों को लड़ते लड़ते पीछे हटने का इशारा किया। आखिरकार फैंग युआन ने दोनों लड़ाइयों को सफलतापूर्वक एक साथ मिला दिया। इससे फैंग युआन के कमांड्स पर प्रेशर बढ़ गया, लेकिन इसने उसके लिए एक बड़ा फायदा भी पैदा कर दिया। फैंग युआन के दोनों जंगली कुत्ते एकदम परफेक्ट कोऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनके दुश्मन अकेले लड़ रहे थे। जल्द ही ये घमासान लड़ाई खत्म हो गई। 2 जंगली कुत्तों की लाशें जमीन पर पड़ी थी, उनसे खून बह रहा था। फैंग युआन के कंट्रोल वाले जंगली कुत्ते जमीन पर खड़े घावों से भरे हुए। पहला कुत्ता ज्यादा जख्मी था, जबकि दूसरा कुत्ता थोड़ा बेहतर हालत में था। लड़ाई अभी खत्म ही हुई थी कि हेवनली पावर फिर से नीचे उतरी, फैंग युआन और उसके 2 मामूली जंगली कुत्तों को लपेट लिया। उसकी नजरें फिर से बदली, जैसे ही उस वजन ना होने का एहसास हुआ। तीसरा राउंड। फैंग युआन ने तुरंत अपने आसपास देखा। इस बार वो एक टीले के ऊपर खड़ा था, जिसके चारों तरफ CHEH जंगली कुत्ते थे। 6 फैंग युआन की नजर टिक गई, प्रेशर महसूस करते हुए। उसके पास 2 जंगली कुत्ते अपनी ताकत से 3 गुना ज्यादा दुश्मनों से लड़ना था, और साथ ही उसके कुत्ते जख्मी थे। आराम करने या सोचने का वक्त मिले बिना 6 कुत्तों ने उससे देख लिया और तुरंत हमला कर दिया। फैंग युआन की ईंट चमक उठी, जैसे ही उसने पास में एक गड्ढा देखा, वो उसमें कूद गया। वो गड्ढे में कूद गया, उसके पीछे एक सख्त दीवार थी, उसने अपने दोनों कुत्तों को अपने सामने कर दिया। 6 जंगली कुत्ते उसकी तरफ दौड़े, अलग अलग स्पीड से। 2 तंदुरुस्त जंगली कुत्ते सबसे पहले आगे बढ़े, जबकि बाकी 4 अलग अलग चोटों के साथ काफी पीछे थे। ये देखकर फैंग युआन ने राहत की सांस ली। अगर ये 6 कुत्ते तंदुरुस्त होते तो उसके पास कोई चांस नहीं था, लेकिन इस जमीन के फायदे और उसकी माहिर मैनिपुलेशन के साथ उससे पूरा यकीन था कि वो इस राउंड को पार करके अगले में चला जाएगा। चैप्टर 347 एनस्लेवमेंट पाथ में ये किस लेवल की मास्टरी है। वुफ वुफ वुफ। कुत्तों के गुस्से में भौंकने की आवाजें लगातार गूंज रही थी। दर्जनों कुत्ते एक घमसान लड़ाई में उलझे हुए थे। एक तरफ संख्या में ज्यादा थे पर उनका फॉर्मेशन बिखरा हुआ था, दूसरी तरफ संख्या में कम लेकिन उनका फॉर्मेशन एकदम टाइट था, और ऊपर से वो शील्डिंग, पीछे हटना, हमला करना जैसे बैटल टैक्टिक्स भी दिखा रहे थे।
फैंग युआन पास की एक पहाड़ी पर खड़ा था और अपने कुत्तों को कमांड करते हुए पूरे बैटलफील्ड पर नजर रखे हुए था। यह किंग क्वान की इनहेरिटेंस में उसकी 10वीं लड़ाई थी। अपने भरपूर अनुभव और किंग क्वान की इनहेरिटेंस की समझ के साथ उसने बिना किसी हादसे के पूरा प्रोसेस तेजी से पार कर लिया था। लड़ाई अगले 5 मिनट तक चली और फिर खत्म हो गई। पूरे बैटलफील्ड में 19 कुत्ते अभी भी खड़े थे। ये सब फैंग युआन की कड़ी मेहनत का नतीजा थे। फैंग युआन ने धीरे से एक सांस छोड़ी। उसका दिमाग हल्का सा थका हुआ महसूस कर रहा था। किंग क्वान की इनहेरिटेंस में हर 10 राउंड की लड़ाई के बाद डिफिकल्टी तेजी से बढ़ती है। मैंने इस बार 28 कुत्तों का इस्तेमाल किया, लेकिन लगभग 7 कुत्तों के हमले को रोकने और इस बैरियर को पार करने के लिए मुझे उनमें से 9 को कुर्बान करना पड़ा। सच कहूं तो इस प्रोसेस के दौरान फैंग युआन के लिए कुछ चिंता के पाल भी आए थे। तीनों किंग्स डेमोनिक गू मास्टर्स द डेमोनिक इनहेरिटेंस हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कानून पर चलती थी, एक तीव्र और संगीन कंपटीशन। यह राउंड अनजेडवाई डिटार पार्टिसिपेंट्स को निकलने के लिए काफी होना चाहिए जो फायदा उठाना चाहते हैं। सैनचा माउंटेन पर अनेकों राइचस और डेमोनिक गू मास्टर्स थे। जब भी 3 किंग्स इनहेरिटेंस खुलती, बड़ी संख्या में गू मास्टर्स अपनी किस्मत आजमाने के लिए हो पड़ते। लेकिन चाहे वो 3 किंग्स इनहेरिटेंस की कोई भी इनहेरिटेंस हो, वो सब बेहद सख्त थे। सबसे मुनासिब वारिस चुनने के लिए तीनों किंग्स ने जो बैरियर्स बनाए थे वो काफी ऊंचे थे। तीनों किंग्स में किंग क्वान एक एंस्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर था, किंग शिन एक रिफाइनमेंट पाथ का गू मास्टर था और किंग बाओ एक फायर पाथ का गू मास्टर था। उनके चुने हुए वारिस भी नेचुरली इन्हीं पाथ्स पर चलने वाले होने चाहिए थे। पहले 10 राउंड्स की डिफिकल्टी ने बेरहमी से दूसरे पाथ्स के ZYA डटार गू मास्टर्स को बाहर कर दिया। 30वें राउंड तक दूसरे पाथ्स का कोई गू मास्टर नहीं बचेगा। 50वें राउंड तक जो बचेंगे वो इन पाथ्स के एलीट्स और जीनियसेस होंगे। 70वें राउंड तक सिर्फ गहरी नींव वाले एक्सपर्ट्स हाई बचेंगे। बहुत कम लोग नाबीव राउंड तक पहुंच पाते थे और उन्हें 2 हाथों से गिना जा सकता था। खासकर 90 से 100 राउंड तक आखिरी 10 राउंड डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा थी कि उन्हें पार करना स्वर्ग की खाई को पार करने जैसा था। फैंग युआन जैसा राक्षस भी उससे पार नहीं कर सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में 3 किंग्स इनहेरिटेंस लगभग 10 साल तक चली थी। इसमें अनेकों लोग शामिल थे, डेमोनिक और राइचस दोनों, हीरोज और विलन्स। अभी तक 3 किंग्स इनहेरिटेंस को आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था और ये अपने शुरुआती दौर में थी। कई लोगों के लिए दर्जन भर बैरियर्स पार करना ही एक कमाल की बात थी। मिडिल स्टेज तक पार्टिसिपेंट्स को 50वें बैरियर के आसपास से आगे बढ़ना मुश्किल लगेगा। वो अपने अनुभव आपस में बांटेंगे और कई नियम निकलेंगे। लेट स्टेज में ZYA डिटार पार्टिसिपेंट्स 70वें से एसिव बैरियर के आसपास मंडराएंगे। सिर्फ कुछ गिने चुने पार्टिसिपेंट्स हाई नाबीव राउंड में संघर्ष कर रहे होंगे। ये लोग ZYA डिटार रैंक 5 गू मास्टर्स द, उनकी हर हरकत पर कई निगाहें टिकी होती थी। और आखिरी दौर में कई रैंक 6 गू इमॉर्टल्स के रहस्यमयी चेहरे भी सामने आए। फैंग युआन को ZYA डिटार हिस्से साफ साफ याद थे। ऑफ कोर्स कुछ धुंधले हिस्से भी थे, पर वो छोटी मोटी डिटेल्स थी। उससे 3 किंग्स इनहेरिटेंस की गहरी समझ थी। वो जानता था कि चाहे वो कोई भी इनहेरिटेंस चुने, वो अपनी ताकत से सिर्फ नाबीव राउंड तक ही जा सकता है। नाबीव राउंड के बाद बैरियर्स ऐसे थे जिन्हें सिर्फ रैंक 5 गू मास्टर्स के पास ही पार करने का मौका था। फैंग युआन जानता था कि उसके लिए रैंक 5 तक कल्टिवेट करना बहुत मुश्किल होगा। 10 साल बिल्कुल भी काफी नहीं थे। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि जैसे जैसे गू मास्टर आगे बढ़ता है कल्टीवेशन और मुश्किल हो जाती है, बल्कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा की वजह से भी था। इस गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में समय का बहाव तेज था, जिससे स्प्रिंग ऑटम सकाडा की रिकवरी स्पीड बढ़ गई थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। हेवनली पावर एक बार फिर उतरी और फैंग युआन की नजरों के सामने अंधेरा छा गया। एक पाल में उसने खुद को एक और अजीब जगह पर पाया। उसका नजारा पिछले 10 राउंड्स जैसा साफ नहीं था। चारों तरफ घना भूरा कोहरा छाया हुआ था, जिससे दिशाओं का भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सकाडा के अलावा उसका कोई भी गू वर्म इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। 19 कुत्ते उसके चारों तरफ घूम रहे थे, लेकिन डॉग एंस्लेवमेंट गू से सिर्फ एक हल्का सा कनेक्शन बचा था। लेकिन फैंग युआन घबराया नहीं। उससे साफ था कि 10वें राउंड से इनहेरिटेंस हर चैलेंजर को चुनने की ताकत देगी। वो शांति से खड़ा रहा और जल्द ही फर्क समझ पाया। उसके बाएं तरफ कोहरे की गहराई में एक संतरी रोशनी थी, जैसे किसी ने लालटेन जला रखी हो। उसके साथ एक आवाज भी थी, एक कुत्ते के साफ भौंकने की आवाज। उसके सामने एक धुंधला काला इंसानी साया था, जो पास भी लग रहा था और दूर भी। उसके दाएं तरफ भौर कोहरे की गहराई में
नीले रंग की बिजली का एक गोला कड़क रहा था। संतरी रोशनी क्रिसैंथेमम अकीटर डॉग को दर्शाता है। ये कुत्ता मेरे पास के आम कुत्तों से ज्यादा वफादार है, उन्हें कंट्रोल करना आसान है और वो बेहतरीन बैटल टैक्टिक्स अंजाम दे सकते हैं। नीली रोशनी लाइटनिंग सिंबल डॉग होनी चाहिए, ये बहुत तेज है, आम कुत्तों से 2 गुना तेज। और काला इंसानी फिगर मेरा दुश्मन होना चाहिए, एक और गू मास्टर। फैंग युआन ने सोचा। ये सब किंग क्वान की इनहेरिटेंस द्वारा उससे दिए गए इशारे थे। जब कोई पहली बार घुसता है तो उन्हें धुंधला दिखता है और वो सिर्फ अंदाजे से बारे पार करते हैं, सबसे फायदेमंद चुनाव नहीं कर पाते। लेकिन फैंग युआन को सब पता था, चाहे वो क्रिसैंथेमम अकीटर डॉग हो, लाइटनिंग सिंबल डॉग हो या गू मास्टर, ये सब चुनौतियां भी थी और मौके भी। फैंग युआन ने बस थोड़ी देर सोचा और सीधे आगे चल पड़ा, बाएं और दाएं दिशाओं को छोड़कर। जैसे ही वो आगे बढ़ा, भूरा कोहरा पतला होने लगा और उसकी नजरें साफ होने लगी। साथ ही उसके 19 डॉग एंस्लेवमेंट गू पर उसका कंट्रोल भी मजबूत हो गया और उसके बाएं और दाएं तरफ का भूरा कोहरा और घना हो गया। है बू यू शांति से खड़ा रहा, उस शख्स को देखते हुए जो कोहरे से बाहर निकल रहा था। है बू यू 48 साल का हो चुका था। वो एक राइचस पाथ गू मास्टर था जिसकी कल्टीवेशन रैंक 4 मिडिल स्टेज की थी और वो किंग क्वान की इनहेरिटेंस में कई बार घुस चुका था। इससे उससे किंग क्वान की इनहेरिटेंस के बारे में काफी समझ थी। अभी जैसे ही उसने कोहरे में फैंग युआन का फिगर धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा, वो तुरंत समझ गया कि ये उसका दुश्मन है। लेकिन वो जरा भी नर्वस नहीं था। वो एक एंस्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर था और किंग क्वान की इनहेरिटेंस में पानी में मछली की तरह था। इस खास माहौल में गू मास्टर्स की पिछली सारी मेहनत बेकार थी। वो सिर्फ इनहेरिटेंस द्वारा दिए गए गू से ही लड़ सकते थे। कल्टिवेशन का फर्क बहुत कम हो गया था। ये बंदा तो किस्मत का मारा है, आकर मुझसे टकरा गया। मैं इससे कम से कम नुकसान में हराकर 22वें बारे की तरफ बढ़ूंगा। है बू यू को खुद पर पूरा भरोसा था। वो पिछली बार 21वें बारे तक पहुंचा था। ऐसी उपलब्धि उसके सर्कल में सबसे बेहतरीन में से एक थी, यहां तक कि कई रैंक 4 अपर स्टेज और पीक स्टेज गू मास्टर्स से भी आगे। फैंग युआन कोहरे से बाहर निकला, उसकी ऊँट पाताल जैसी काली और उसका चेहरा पानी जैसा शांत था। है बू यू की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर एक खौफनाक इजहार उभरा। यह तो लिटिल बीस्ट किंग है। वो तुरंत घबरा गया और हाथ पांव फूल गए। भले हाईफैंग युआन सैनचा माउंटेन पर कुछ ही दिन पहले आया था, उसने अपने इनिशियल स्टेज कल्टिवेशन से 3 मिडिल स्टेज गू मास्टर्स को मार डाला था। उसकी शक्ति हैबतनाक थी और उसकी खूंखार शोहरत दूर तक फैल चुकी थी। यह बू यू भी मिडिल स्टेज पर था, लेकिन वो खुद जानता था कि उसकी बैटल स्ट्रेंथ स्काई टाइगर और दूसरों से तुलना नहीं कर सकती। लेकिन जल्द ही है बू यू होश में आया। ये गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड है, बाहर की दुनिया नहीं। इस राउंड में हम सिर्फ डॉग एंस्लेवमेंट गू इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटिल बीस्ट किंग अपने गू सेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो स्ट्रेंथ पाथ पर चलता है और इतना जवान है, एंस्लेवमेंट पाथ में उसकी क्या ही महारत होगी। है बू यू की एक खुशी और लालच से चमक उठी जब वो अपने मन में गरजा, आहा, ये तो ऊपर वाले ने भेजा हुआ मौका है। लिटिल बीस्ट किंग को मारकर मैं अपनी शोहरत दूर तक फैला सकता हूं। उसके गू वॉर्म्स को लेकर और उन्हें बेचकर मैं कितने सारे प्राइमीवल स्टोन्स बना सकता हूं। कुत्तों, हमला करो। राइचस पाथ की इनहेरिटेंसेस नरम होती थी और आमतौर पर किसी की मौत नहीं होती थी। कभी कभी अगर कोई फेल भी हो जाए तो उन्हें कुछ फायदा मिलता था। लेकिन किंग क्वान की इनहेरिटेंस एक डिमोनिक पाथ की इनहेरिटेंस थी। यहां कोई भी मार सकता था और मौत एक आम बात थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में गू मास्टर्स अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसका मतलब था कि अगर गू मास्टर मर गया तो वो अपने गू वॉर्म्स को खुद से नाश करने का हुक्म नहीं दे सकता था। सैनचा माउंटेन पर गू मास्टर्स ने लड़ाइयों के जरिए ये बात पहले ही जान ली थी। इससे इनहेरिटेंस में होने वाली मौतों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। बाहर की दुनिया में गू मास्टर्स मरने से पहले अपने गू वॉर्म्स को खुद नाश कर सकते थे, अपने दुश्मनों को उन्हें हासिल नहीं करने देते थे। लड़ाइयों से मिलने वाला फायदा बहुत कम था। लेकिन यहां अगर एक गू मास्टर मर गया तो उसके गू वॉर्म्स पीछे छूट जाते थे। ये लोगों को गुनाह करने के लिए उकसाता था। अगर है बू यू ने फैंग युआन को मार दिया तो फैंग युआन के लगभग सारे गू वॉर्म्स पीछे छूट जाते। इतने बड़े माल ने है बू यू को बिना किसी रोक टोक के अपना कत्ल करने का इरादा जाहिर करने पर मजबूर कर दिया। अपने दिमाग के एक इशारे से 11 कुत्ते फैंग युआन की तरफ लपके। वुफ वुफ वुफ, वो वहशी तरीके से भौंके और उन्हें रोकना नामुमकिन लग रहा था।
फैंग युआन बेपरवाह था। उसने इंतजार किया जब तक ये कुत्ते उसके पास ना आ गए, फिर उसने अपना हाथ हिलाया। एक हल्के से इशारे पर 19 कुत्ते उसके पीछे के कोहरे से बाहर निकले। 19? है बूलियू बेहद हैरान था, उसकी ईद लगभग बाहर निकल आई थी। इतने सारे कैसे हो सकते हैं? वो शक से भर गया। वो एक एंस्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर था और कुत्तों को कमांड करने का उससे बहुत अनुभव था, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जब उसने 10वां राउंड पार किया तो उसके पास सिर्फ 11 कुत्ते बचे थे। और लिटिल बीस्ट किंग, इस स्ट्रेंथ पाथ के गू मास्टर के पास 19? पूरे 8 उससे ज्यादा। एंस्लेवमेंट पाथ में ये किस लेवल की महारत थी? नहीं, नामुमकिन। ये जरूर उसकी किस्मत का कमाल है, वरना उसके पास इतने कुत्ते कैसे बचते? असली मुकाबला अब शुरू होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक एंस्लेवमेंट पथ के गू मास्टर की कमांड करने की स्किल कैसी होती है। यह बूलियू ने अपने मन को शांत किया और जल्द ही जोश से भर गया। उसकी नज़र में लिटिल बीस्ट किंग इतना जवान था, चाहे वो कितना भी बड़ा जीनियस हो, वो एक ही समय में स्ट्रेंथ पथ और एंस्लेवमेंट पाथ दोनों में आगे नहीं बढ़ सकता था। एक कमजोरी। फैंग युआन शुरू से ही अपने दुश्मन पर नजर रखे हुए था। है बूलियू के चेहरे पर अनियमित रूप से बदलते भाव देखकर उसने तुरंत इस पाल भर के मौके को पकड़ लिया और फैसलाकुन तरीके से कुछ सबसे मजबूत कुत्तों को एक हमलावर तीर के फॉर्मेशन में लगा दिया। अगले हाईपैल इस तीर ने अचानक दुश्मन के फॉर्मेशन को तोड़ दिया। ओह नो! है बूलियू का दिल तेजी से धड़का जब उसने तुरंत अपने कुत्तों को कंट्रोल किया। लेकिन फैंग युआन भला उससे ये मौका कैसे देता? उसके बचे हुए कुत्ते दो खूबसूरत आर्क्स में बन गए और दुश्मन के फॉर्मेशन को बाएं और दाएं से घेर लिया, एक ही झटके में सिचुएशन पर कब्जा कर लिया। चैप्टर 348, क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग। ये एक घमासान कत्ल ए आम था। यह बूलियू ने पूरी कोशिश की कि वो इस सिचुएशन को पलट दे, लेकिन फैंग युआन हर बार उसकी चाल को समझ जाता और उसके बैटल टैक्टिक को बर्बाद कर देता। उसके सारे विरोध दबा दिए गए, उसकी हर कोशिश बेकार गई। 1 घंटे बाद वहां सिर्फ 8 जंगली कुत्ते बचे थे और वो सब फैंग युआन के थे। यह बूलियू का चेहरा पीला पड़ चुका था, पसीने से तरबतर वो जमीन पर हक्का बक्का खड़ा था। फ्लोप! वो अचानक जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया, फैंग युआन से भीख मांगते हुए, लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मैं आपका ये एहसान चुकाने के लिए कुछ भी करूंगा। आप एक जीनियस हो, एक जबरदस्त जीनियस। मैं डर गया था और मेरे पास आपसे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। आपकी एंस्लेवमेंट पाथ की मास्टरी देखकर मैं तो बस स्पीचलेस हो गया हूं, पूरी तरह आपका फैन हो गया हूं। लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग, आज से आप ही मेरे मालिक हो। ओह अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारी नीयत पर कैसे यकीन करूं? जब तक तुम खुद से मुझे स्लेवरी गू इस्तेमाल करने ना दो। फैंग युआन हल्के से हंसा, 8 जंगली कुत्तों को है बूलियू के चारों तरफ घेरने का इशारा करते हुए। है बूलियू घबरा गया। लो लॉर्ड, इस गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर गू मास्टर्स अपने गू वॉर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरे पास कोई स्लेवरी गू नहीं है, तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फैंग युआन ने ठंडे दिमाग से अपना हाथ हिलाया और 8 जंगली कुत्ते झपटे। लॉर्ड फैंग जेंग, नहीं! है बूलियू झटके से उठा, डर के मारे चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 8 जंगली कुत्तों ने उससे घेर लिया, अपने मुंह खोले और अपने तेज दांतों से उसके जिस्म को नोचने लगे। यह बूलियू दर्द से चीखने लगा, एक पागल की तरह अपने हाथ झटकता हुआ जमीन पर लौटने लगा। लेकिन सब बेकार था। भले ही उसके पास आइस मसल्स, स्टील बोन्स या ब्रॉन्ज स्किन होती, इस ब्लेस्ड लैंड के अंदर ये सब कमजोर और बेकार हो चुकी थी। फैंग झेंग, मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू। उसकी बात दुआओं और चीखों के बीच है बूलियू का मांस और खाल फट गए, उसकी एड़ निकाल ली गई और उसके जिस्म से खून बहने लगा, उसकी सफेद हड्डियां दिखने लगी। फैंग युआन शांति से देखता रहा जब तक वो पूरी तरह मरकर बेजान नहीं हो गया। उसने हल्के से हाथ हिलाया और 8 जंगली कुत्तों ने अपने हमले रोक दिए, दो तरफ हटकर फैंग युआन के लिए रास्ता बना दिया। उनके जिस्म खून के निशान से भरे हुए थे। कुछ अभी भी है बूलियू की हड्डियां चबा रहे थे, कुछ के पंजों में अभी भी है बूलियू के बाल, मांस और कुछ और चीजें लगी हुई थी। है बूलियू की लाश पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन उसके पेट का हिस्सा फैंग युआन के कंट्रोल की वजह से जानबूझकर बचाया गया था। उसने अपनी हथेली है बूलियू के पेट पर राखी और उसका दिमाग उसके अपचर में घुस गया। ये एक स्टैंडर्ड रैंक 4 मिडिल स्टेज का अपचर था, लेकिन है बूलियू मर चुका था, इसलिए उसका अपचर धीरे धीरे मर रहा था और सिकुड़ रहा था। इस ब्लेस्ड लैंड के कानून की वजह से
उसके सारे गू वॉर्म्स दबा दिए गए थे और हिल नहीं सकते थे, चुपचाप प्राइमेवल सी की सतह पर पड़े हुए थे। वहां 5 गूद, सभी एंस्लेवमेंट पाथ के, जिनमें डू रैंक 4 गू भी थे। फैंग युआन ने चारों तरफ देखा और उन सबको बाहर निकाल लिया, आसानी से उन्हें रिफाइन करके अपने अपर्चर में डाल लिया। पूरे प्रोसेस के दौरान उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल नहीं किया। ब्लेसड लैंड के कानून ने इस वक्त उससे नहीं रोका, बल्कि इन गू को आसानी से रिफाइन करने में उसकी मदद की। किंग क्वान जैसे गू मास्टर्स को एक दूसरे को मारने के लिए बढ़ावा दे रहा था, ये एक डिमोनिक इनहेरिटेंस की बेरहमी को दिखाता था। फैंग युआन ने है बूल यू को मार दिया और उसके पास 7 जंगली कुत्ते बचे। अपनी मौत के आखिरी संघर्ष में है बूल यू ने यूएस जंगली कुत्ते को मार दिया जो सबसे ज्यादा जख्मी था। मौत के करीब लोग अक्सर जबरदस्त ताकत दिखाते हैं। फैंग युआन ने उन 7 जंगली कुत्तों को देखा, उसकी शांत नजरों में थोड़ा अफसोस झलक रहा था। सिर्फ 7 जंगली कुत्ते बचे हैं, हर एक जख्मी है, इससे आगे के राउंड्स पार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे जो इनाम मिला है उसके सामने 12 जंगली कुत्तों की मौत कुछ भी नहीं है। ये जंगली कुत्ते बाहर की दुनिया के जंगलों में आमतौर पर मिलते थे। 12 कुत्तों के बदले डू रैंक 4 गू, 3 रैंक 3 गू हासिल करना, ये तो बहुत बड़ा सौदा था। 3 किंग्स इनहेरिटेंस ना सिर्फ इनहेरिटेंस एक खजाना है, बल्कि इस ब्लेस्ड लैंड में घुसने वाले गू मास्टर्स सब चलते फिरते खजाने हैं। उन्हें मारकर उनके गू वॉर्म्स ले लो और खुद को मजबूत बनाओ। जैसे हाई हेवनली पावर फिर से नीचे उतरी, फैंग युआन के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई और उसका कत्ल करने का इरादा बढ़ गया। धुंधला कोहरा उसके सामने फिर से छा गया। फैंग युआन ने दाएं और बाएं देखा। ठीक उसके सामने एक काला साया था, मतलब एक दुश्मन गू मास्टर। बाएं तरफ वो भी एक काला साया था, लेकिन इस साये के किनारे एक नोकिला आकर बाहर निकला हुआ था। दाएं तरफ एक संतरी साया था, पहले जैसा ही, यह क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग को दर्शा रहा था। मेरे पास अब 7 जंगली कुत्ते हैं, मेरी लड़ने की ताकत कम है, मैं एक गू मास्टर दुश्मन नहीं चुन सकता। बाएं तरफ हेडगेडॉग है, उसका जिस्म कांतों से भरा है और उसकी अटैक पावर एक आम कुत्ते से दुगनी है। दाएं तरफ का रास्ता क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग की तरफ जाता है। फैंग युआन की एक इधर उधर घूमी और वो दाएं तरफ चल पड़ा। भले हाई हेडगेडॉग की अटैक पावर ज्यादा थी, इस रास्ते से जाने पर उसके नुकसान बहुत ज्यादा होते। फैंग युआन के 7 जंगली कुत्ते जख्मी थी, अगर उनकी आंतें कांतों से छिड़ गई तो मौत पक्की थी। फैंग युआन को अनुभव था, हेडगेडॉग खतरनाक था, बिना किसी स्टील आर्मर डॉग या येन डॉग के उससे जितना हो सके बचना चाहिए था। ये सारे कीमती अनुभव गू मास्टर्स ने जानबूझकर छुपाए थे जब उन्हें इनहेरिटेंस के शुरुआती कुछ महीनों में पता चला था। ज्यादातर लोगों ने इन गड्ढों में गिरने के बाद ही सीखा था और वो चाहते थे कि दूसरे भी वही अनुभव करें। फैंग युआन ने लंबे कदम आगे बढ़ाए और कोहरा पतला हो गया। उसके पैरों के पास 7 जंगली कुत्ते उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो रास्ते में फैंग युआन के साथ लड़ चुके थे और सब जख्मी थे। खासकर है बूल यू के साथ हुई घमासान लड़ाई ने उनकी जान और लड़ने की ताकत निचोड़ ली थी। डॉग एंस्लेवमेंट गू हवा में प्रकट हुआ और फैंग युआन के हाथों में आ गिरा। जब कोहरा हटा, फैंग युआन को 20 डॉग एंस्लेवमेंट गू माइल, सभी रैंक 1 के। डॉग एंस्लेवमेंट गू को वापस पाना मुश्किल था, वो कुत्ते की आत्मा में डाल दिए जाते थे। जब कुत्ता मरता, उसकी आत्मा बिखर जाती और डॉग एंस्लेवमेंट गू भी उसके साथ मर जाता। भले हाई गू मास्टर इनहेरिटेंस में ढेर सारे रैंक 1 डॉग एंस्लेवमेंट गूलर आए, उससे कोई मदद नहीं मिलती। ब्लेसड लैंड की रहस्यमयी शक्तियों से वो गू मास्टर के हाथों से सारे डॉग एंस्लेवमेंट गूलर लेती और वापस नहीं करती, सिर्फ एक उनके लिए छोड़ देती। कुछ कोशिशों के बाद गू मास्टर्स ने अपना सबक सीख लिया। कुल मिलाकर लगभग 7 क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स फैंग युआन के सामने प्रकट हुए। इन कुत्तों के बाल संतरी पीले जैसे संतरे का रंग हो। उनके लंबे कान नीचे लटक रहे थे, उनके कान के छेदों को दकते हुए। साथ ही उनके बालों पर क्रिसैंथेमम गुलदावड़ी के पैटर्न बने हुए थे। उनका साइज लगभग एक आम जंगली कुत्ते जितना ही था, या शायद थोड़ा छोटा। लेकिन फैंग युआन का चेहरा बदल गया। क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स स्वाभाविक रूप से सहयोग में अच्छे उनकी संख्या जितनी ज्यादा होती, वो उतना ही खतरनाक लड़ते। और फैंग युआन की जगह बहुत खराब थी, एक मैदान के बीच में, बिना किसी जमीन के फायदे के। अगर वो सिर्फ 7 जंगली कुत्तों पर निर्भर रहा तो आसानी से घेर लिया जा सकता था। फैंग युआन का अंजाम है बूल यू से बेहतर नहीं होता। मुझे यूएस टीले के ऊपर पहुंचना होगा। सिर्फ एक सांस के वक्त में फैंग युआन ने आसपास देखा और बिना किसी झिझक के यूएस टीले की तरफ दौड़ा।
वो 5 कदम ही दौड़ा होगा कि क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स ने उससे देख लिया। वुफ वुफ वुफ, वो भूखे जैसे अनेकों क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स ने जवाब दिया। एक ही पाल में आसपास के सारे क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स एक जगह इकट्ठे हो गए, एक नदी जैसा फॉर्मेशन बनाकर फैंग युआन की तरफ लपके। यह सिचुएशन अगर जंगली कुत्ते, लाइटनिंग सिंबल डॉग या हेज डॉग होते तो नहीं होती, जब तक कि उन्हें कमांड करने के लिए कोई डॉग किंग ना हो। लेकिन क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स में सहयोग की भावना बहुत मजबूत थी, बिना डॉग किंग के भी वो आपस में तालमेल बैठाकर ग्रुप अटैक कर सकते थे। ये अकेले लड़ने से बिल्कुल अलग था। फैंग युआन आखिरी लम्हे में यूएस टीले के ऊपर पहुंचा, इससे पहले कि क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स ने उससे घेर लिया। फैंग युआन तब तक पीछे हटा जब तक उसके पीछे एक चट्टान नहीं आ गई। क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स एक पल के लिए रुके, फिर से हमला कर दिया। क्योंकि जमीन टांग थी, कुत्ते का झुंड एक बार में सिर्फ 15 कुत्ते ही भेजे सकता था। फैंग युआन ने जल्दी से अपने साथ जंगली कुत्तों को उनका सामना करने का हुक्म दिया। दोनों झुंड घमासान लड़ा, जबकि फैंग युआन ने अपनी बेहतरीन मैनिपुलेशन से उन्हें रोके रखा। साथ ही उसने अपना हाथ हिलाया, बिल्कुल सही वक्त पर 5 डॉग एंस्लेवमेंट गू बाहर फेंके। फौरन उसके पास नई लड़ाकू फौज आ गई। 5 तंदुरुस्त क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स पलटकर फैंग युआन के साथ जुड़ गए, जिससे सिचुएशन पलट गई। असली 15 वर्सेस 7 की लड़ाई अब 10 वर्सेस 12 बन गई। फैंग युआन के पास फायदा था। जब साथी दुश्मन बन गए, कुत्ते का झुंड घबराहट में आ गया। फैंग युआन ने यूएस मौके का फायदा उठाकर हमला किया, क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को मार दिया, जबकि बाकी 4 पीछे हट गए। वो चाहता तो शुरू में हाई 10 क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को मार सकता था, लेकिन उसने 4 क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को भागने दिया। फैंग युआन का भरपूर अनुभव सिर्फ इस पहलू में नहीं था। उसके पास 20 डॉग एंस्लेवमेंट गू थे, लेकिन उसने उन सबको एक साथ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बैचेज में किया। ये जमीन लड़ाई में आने वाले कुत्तों की संख्या को सीमित कर रही थी। साथ ही जितने कम कुत्ते होते, फैंग युआन उतना ही बेहतर अपनी मैनिपुलेशन स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता था। जब ज्यादा कुत्ते होते तो फैंग युआन का ध्यान लड़ाइयों में ज्यादा भटकता और उसका कंट्रोल कमजोर हो जाता। क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग के झुंड ने फैंग युआन की डिफेंसिव लाइन पर फिर से हमला किया। फैंग युआन ने बिल्कुल सही हिसाब लगाया था। हर बार जब वो डॉग एंस्लेवमेंट गू इस्तेमाल करता तो वो सबसे जरूरी जगह पर इस्तेमाल होता। उसने न सिर्फ सबसे तंदुरुस्त क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग को चुना जो उस मिल सकता था, बल्कि दुश्मन क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स के फॉर्मेशन को भी बर्बाद कर दिया। ऐसे फायदे साफ साफ नहीं दिखते थे, लेकिन समय के साथ उससे इससे बहुत फायदा हुआ। लगभग 10 हमलों के बाद क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स हर बार पीछे धकेल दिए गए। फैंग युआन के पास 3 डॉग एंस्लेवमेंट गू बचे थे और बचे हुए 10-12 क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स डर के मारे भाग गए। यह क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स सभी जख्मी थी। फैंग युआन ने उन्हें पहले छोड़ दिया था ताकि वो मरते मरते हमला ना करे। अभी वो डर चुके थे और पीछे हटने का फैसला किया। ये सब एक डॉग किंग की कमी की वजह से है जो उन्हें कमांड करे, वरना वो इतनी आसानी से नहीं भागते। फैंग युआन ने ठंडी सांस छोड़ी, हमला ना करने का फैसला करते हुए। इस लड़ाई के बाद उसके साथ जंगली कुत्तों में से 3 बचे, लेकिन उसने 16 क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स हासिल किए। फैंग युआन के माहिर कंट्रोल के तहत उसने चोटों को इन कुत्तों पर बराबरी से बांट दिया। भले ही सभी को चोट लगी थी, उन्होंने अपनी लड़ने की ताकत बचाए रखी, जिससे फैंग युआन को पिछले राउंड में हुए नुकसान से काफी हद तक उबरने में मदद मिली। चैप्टर एंड।